DEDK एकेडमी एक फ्री एजुकेशनल चैनल है जिसका उद्देश्य ऐसे लोगों की सहायता करना है जिनके पास समय या संसाधनों की कमी है, लेकिन जो पढ़ना चाहते हैं और अपने दम पर आगे बढ़ना चाहते हैं। हम ऐसे छात्रों को एक ऐसा मंच प्रदान करना चाहते हैं जहां सभी लोग अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें, सशक्त बनें और जीवन में आगे बढ़कर समाज को और बेहतर बना सकें। यही हमारी इस राष्ट्र देवता के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। साथियों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका DEDK एकेडमी में। मैं हूं भगवत दांगी, फाउंडर DEDK एकेडमी। आज के भारतीय राज्य व्यवस्था के वीडियो में बात करेंगे हम संविधान का निर्माण, और ये हमारा इस सीरीज़ का 8वां वीडियो है। यदि अभी तक आपने ये वीडियो की दूसरी वीडियोज़ इस सीरीज़ के नहीं देखे तो उन वीडियोज़ को आप ज़रूर देख लें। ये जो हमारा वीडियो होगा ये आपको IAS, PCS और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जितने भी होते हैं सभी के लिए समान रूप से उपयोगी होने वाला है, क्योंकि काफ़ी डीप में जाके हमने चीज़ों को चर्चा की है, बात की है, समझाने की कोशिश की है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बात करें सबसे पहले संविधान के निर्माण की, तो इससे पहले वाले वीडियोस में हमने समझा था कि किस तरह से कैबिनेट मिशन आया, किस तरह से क्रिप्स मिशन, उसके बाद कैबिनेट मिशन, और कैबिनेट मिशन के तहत किस तरह से संविधान सभा का निर्माण हुआ। तो संविधान सभा के निर्माण को भी हमने समझा कि संविधान सभा किस तरह से निर्मित हुई और क्या क्या चीज़ें उसके अंदर हुई। आज बात करेंगे हम संविधान के निर्माण की। तो देखिए, संविधान सभा जब बन गई तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, और ये जो पहली बैठक हुई ये वर्तमान में जो दिल्ली में वर्तमान संसद भवन का केंद्रीय कक्ष है, जो उस समय जो हुआ करता था वो कौंसिल चेंबर का पुस्तकालय भवन हुआ करता था उस समय, और वर्तमान में वो संसद भवन का केंद्रीय कक्ष है। वहाँ पर संविधान सभा की पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, और इस पहली बैठक में ही डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा साहब को इसका बनाया गया था अस्थायी अध्यक्ष, क्योंकि वो सबसे वयोवृद्ध सदस्य उसके हुआ करते थे। और उसके बाद कार्यवाही प्रारंभ हुई संविधान सभा की। 11 दिसंबर को, यानी कि 2 दिन बाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया, और कार्यवाही जो संविधान सभा की प्रारंभ हुई थी कि पहली बैठक हुई, अस्थायी अध्यक्ष चुने गए, फिर स्थायी अध्यक्ष चुने गए, और संविधान सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई। तो ये 2 दिन की गैप पे प्रारंभ हुई। संविधान सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई 13 दिसंबर 1946 को, जब भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया, या उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ किया गया। ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है जो कि शुरू होता है हम भारत के लोग से, और भारत का जो संविधान है उसके बारे में हमारी क्या अपेक्षाएं हैं, हमारी क्या आकांक्षाएं, हम भारत को क्या बनाना चाहते हैं और यहाँ के नागरिकों को क्या क्या चीज़ें प्रदान करना चाहते हैं, उन सारी चीज़ों का उल्लेख है, जो कि हमें हमारा एक तरह से सपना है, हमारा जो प्रस्तावना जो है वो बताती है कि संविधान आखिर क्या है और क्या देना चाहता है। तो ये सारी चीज़ें हुई थी। तो 13 दिसंबर को इसका प्रस्ताव रखा गया था, और 22 जनवरी 1947 को ये जो प्रस्ताव था, उद्देश्य प्रस्ताव, ये पारित कर दिया गया था। तो 13 दिसंबर 1946 को इसका प्रस्ताव रखा गया, और 22 जनवरी 1947 को ये पारित कर दिया गया। जो संविधान सभा थी उसके संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया BN राव को, और यहाँ पर मैं सभी साथियों को बता देना चाहता हूँ, ये BN राव अलग हैं और भीमराव अंबेडकर अलग हैं। ये भीमराव अंबेडकर नहीं हैं, ये BN राव हैं। जो भीमराव अंबेडकर थे वो प्रस्ताव जो समिति थी, प्रारूप समिति, उसके अध्यक्ष थे, जबकि ये संवैधानिक सलाहकार हैं। तो BN राव अलग हैं और भीमराव अंबेडकर अलग हैं। संविधान का जो कुल निर्माण हुआ उसके अंदर टोटल जो समय लगा 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया गया, और इन 60 देशों के संविधानों का अध्ययन करने के बाद उनकी जो उचित बातें थी और उनको एज इट इज़ ना लेते हुए हमारे यहाँ का जो प्रारूप था या हमारे लिए जो सूटेबल था उसमें थोड़ा सा चेंज बदल करते हुए इन अच्छी बातों को हमने इसके अंदर मिलाया। संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस चली। देखिएगा, ये ड्राफ्ट जो था, प्रारूप यानी कि ड्राफ्ट होता है, तो ये ड्राफ्ट पर चली पूरे 114 दिन की बहस।
और इस प्रकार 26 नवंबर 1949 को संविधान का कार्य पूर्ण हुआ और उसी दिन करीब 15 आर्टिकल जो थे लागू भी कर दिए गए। यानी कि संविधान जो बनकर हमारा तैयार हो गया था वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया और कुछ आर्टिकल जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स थे वो 15 आर्टिकल थे उनमें से वो लागू कर दिए गए 26 नवंबर को, जबकि जो पूरा संविधान हमारा लागू किया गया वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अब यहाँ पर एक बात आती है कि आखिर ये 26 जनवरी की तिथि ही क्यों चुनी गई हमारे देश के संविधान को लागू करने के लिए? तो ये तिथि इसलिए चुनी गई क्योंकि 1930 के अंदर लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। लाहौर में रावी नदी के तट पर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और उस कांग्रेस के अधिवेशन में एक बात तय की गई थी कि आने वाली जो 26 जनवरी होगी उसको स्वतंत्रता दिवस भारत मनाएगा। आज़ादी की लड़ाई उस समय चल रही थी। तो आपको पता है कि कांग्रेस के जो अधिकतर अधिवेशन होते हैं वो लगभग दिसंबर के महीने में होते हैं। तो दिसंबर में तय किया गया कि 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। फिर उसी चीज़ को लागू करने के लिए हमने 26 जनवरी 1950 को उस स्वाधीनता दिवस की याद में हमने फिर जो हमारा गणतंत्र दिवस आज हम मनाते हैं और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान हमने लागू करके और भारत को गणतंत्र घोषित किया और भारत एक पूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी कि पूर्ण सॉवरेन कंट्री बन गया। तो ये बात थी हमारे संविधान के प्रमुख बातें। और बात करते हैं, देखिए संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी, लास्ट बैठक हुई थी, वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी और उसी दिन यानी कि 24 जनवरी 1950 को ही जो राष्ट्रगान है भारत का जनगण मन अधिनायक जय है और राष्ट्र की जो थे वंदे मातरम उनको स्वीकार किया गया था। यानी दोनों को स्वीकार किया गया 26 जनवरी 1950 को और ये संविधान सभा की अंतिम बैठक का डे भी था। 26 जनवरी 1950 को सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया। राष्ट्रीय चिन्ह जो आपने भारत का देखा होगा जिसमें 4 शेर हैं लेकिन 3 शेर दिखाई देते हैं और नीचे अशोक चक्र भी उसमें बना हुआ है। तो ये सारनाथ से लिया गया है अशोक स्तंभ से और उसको भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया है। 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति चुन लिया गया। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो बने थे अभी तक संविधान सभा के अध्यक्ष हुआ करते थे और इनको चुन लिया गया राष्ट्रपति के रूप में। अब जो संविधान उस समय बनकर तैयार हुआ था उस संविधान में 22 भाग थे, 395 आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियाँ इस समय हुआ करती थी और ये वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में इसमें 22 भाग हैं, 450 आर्टिकल हैं और 12 अनुसूचियां इसमें शामिल हैं। यानी कि पहले 8 अनुसूचियां थी उसके स्थान पर 22 अनुसूचियां हो गई। 22 जो भाग थे उसके स्थान पर 22 भाग ही रहे, लेकिन 395 आर्टिकल भी वर्तमान में 395 आर्टिकल ही हैं। अब आप कहेंगे कि 395 आर्टिकल भी हैं, यहाँ आप कह रहे हैं 450 आर्टिकल, तो 450, लेकिन ये 450 बढ़ के हो गया है 465, तो ये 465 भी सही है और 395 भी सही है। तो समझते हैं आखिर ये माजरा क्या है कि 395 आर्टिकल भी हम कहें तो सही कहते हैं और 465 कहें तो भी हम 450 या 465, कई बुक्स में 450 दिया है लेकिन ये अपडेटेड है 465, तो 465 सही है। 465 आर्टिकल कैसे हैं? देखिए कैसे हैं, जैसे हमारा बात करें अनुच्छेद 21 की, तो अनुच्छेद 21 है एक, ठीक है, उसके साथ ही बाद में उसमें अमेंडमेंट करके अनुच्छेद 21 का जोड़ दिया गया। उसी तरह से ग्राम पंचायतों से संबंधित अनुच्छेद है 243, इसमें भी बहुत सारे अमेंडमेंट का खा गा घा चा छा, ये बहुत लंबा है, कम से कम 20 से 25 इसके अंदर और एक्स्ट्रा का खा गा करके जोड़ दिए गए हैं। तो यदि हम इस 21 को एक मानते हैं, इन दोनों को एक मानते हैं क्योंकि ये 21 है, तो इसकी गिनती के हिसाब से 395 आर्टिकल होते हैं। लेकिन वहीं हम 21 को एक मानते हैं और 21 का को दूसरा आर्टिकल मान लेते हैं तो उसकी संख्या के हिसाब से 465 आर्टिकल होते हैं। तो ये ही सारा माजरा, जैसे 243 को का खा गा घा चाचा को अलग ना मानते हुए एक ही मानते हैं तो 395 आर्टिकल हैं, लेकिन इसको 300 का को अलग और 300 खा को दूसरा आर्टिकल मानते हैं तो 465 आर्टिकल है। तो ये कहानी है आर्टिकल्स की। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं उन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है क्योंकि प्रारूप समिति के वो अध्यक्ष थे और प्रारूप समिति ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी भारत के संविधान को बनाने में। प्रारूप समिति जो थी उसको इंग्लिश में कहा जाता है ड्राफ्टिंग कमेटी। तो ये जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे। जब संविधान सभा के जो टोटल सदस्य संख्या थी उस समय भारत के अंदर जो थी वो थी 299 सदस्य संख्या थी, उसमें से 284 सदस्य उपस्थित हुए थे जब 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो ये इम्पोर्टेंट डेट आंकड़ा है 284। कभी पूछा जा सकता है कि कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए थे, 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे।
हस्ताक्षर करने वाली महिलाओं की संख्याओं की बात करें तो ये महिलाओं की संख्या 8 थी और कुल जो महिलाएं थी वो 15 थी। संविधान सभा में कुल 15 महिला शामिल थी, लेकिन 8 महिलाओं ने ही हस्ताक्षर किए थे संविधान पर। और चूंकि हमारा संविधान 26 नवंबर को बनकर तैयार हो गया था, तो इस 26 नवंबर को हम विधि या संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, और आज भी ये हमारा संविधान दिवस 26 नवंबर को ही हम मनाते हैं। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो यहाँ रखी गई। अब जो हमारा संविधान बना वो ऐसा नहीं कि एक दिन बैठे और बना दिया, उसके लिए क्या किया गया, अलग अलग समितियाँ बनाई गई और इन समितियों के उनके अध्यक्ष बनाए गए। तो ये समितियाँ और जो अध्यक्ष हैं वो परीक्षा के मायने से इंपॉर्टेंट है। कई बार और अधिकतर एक ना एक समिति किसी न किसी एग्जाम में पूछी ही जाती है, तो ये समितियों को याद करना बहुत ही आवश्यक है। तो देखते हैं कौन कौन सी समिति के कौन अध्यक्ष थे। तो जो प्रारूप समिति, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट समिति थी, सुपर आईएमपी समिति ये है, ये प्रारूप समिति, इसके जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। वहीं संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति और राज्य समिति, इन तीनों समितियों के जो अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे। देखिए संघ से मतलब होता है यहाँ पर, संघ मतलब यूनियन यानी कि सेंट्रल। तो संघ की जब भी बात आए तो केंद्र की बात हो रही है। यहाँ आरएसएस कोई ना मत समझे इस चीज़ को, नहीं तो आरएसएस आप इसे समझे। संघ मतलब सेंट्रल या यूनियन। तो संघ शक्ति, राज्य समिति और संघ शक्ति समिति और संघ संविधान समिति, इन सभी समितियों के अध्यक्ष जो थे जवाहरलाल नेहरू जी थे। वहीं प्रांतीय संविधान समिति की बात करें तो प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक जो समिति थी उसके अध्यक्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और ये सुपर इंपॉर्टेंट समिति है जिसको लगातार कई बार पूछा गया है। झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वो जेबी कृपलानी या आचार्य जेबी कृपलानी के नाम से भी इन्हें जानते हैं। रियासत समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। देसी रियासत समझौता समिति के जो अध्यक्ष थे वो भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। वहीं बात करें संचालन समिति की, तो संचालन समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और नियम समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। क्योंकि संचालन संविधान सभा के अध्यक्ष थे तो संचालन का काम और नियम का काम जो था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास था, इसलिए इनको इनका सदस्य बनाया गया था। वहीं कार्य संचालन समिति की बात करें तो कार्य किस प्रकार से होगा, वो संचालित करने वाली समिति के जो अध्यक्ष थे के.एम. मुंशी साहब थे। और मूल अधिकार संबंधी उप समिति, ये समिति नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये उप समिति है। तो मूल अधिकार संबंधी उप समिति के जो अध्यक्ष थे वो जेबी कृपलानी साहब हुआ करते थे। और संविधान सभा के कार्यकरण संबंधी समिति के जो अध्यक्ष थे वो जीवी मावलंकर थे, और ये भारत के पहले लोकसभा स्पीकर भी थे। वहीं आवास समिति की बात करें तो आवास समिति के जो पहले जो अध्यक्ष थे वो पट्टाभी सीतारामैया थे, और ये पट्टाभी सीतारामैया बाद में मध्य प्रदेश के पहले गवर्नर भी बने, मध्य प्रदेश के पहले गवर्नर बने। अल्पसंख्यक समिति जो उप समिति थी, अल्पसंख्यक उप समिति, उसके जो अध्यक्ष थे वो एच.सी. मुखर्जी थे, और ये एच.सी. मुखर्जी साहब संविधान सभा के उपाध्यक्ष भी थे। संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी साहब। बात करते हैं संविधान सभा की प्रमुख समिति, उनके अध्यक्षों में प्रारूप समिति की। प्रारूप समिति जो है वो सुपर इंपॉर्टेंट समिति है, और इसलिए इसके सभी अध्यक्ष के साथ साथ सदस्यों की जानकारी भी होना चाहिए। तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब जो थे वो इसके अध्यक्ष थे। वहीं एन. गोपाल स्वामी अयंगर वो इसके सदस्य थे। के.एम. मुंशी इसके सदस्य है। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ये इसके सदस्य थे। सैयद मोहम्मद सादुल्ला ये इसके सदस्य थे। वहीं बी.एल. मित्र भी इसके सदस्य थे, ये थोड़े समय के बाद हट गए और उनके स्थान पर एन. माधव राव सदस्य बनाए गए। बाद में एन. माधव राव बी.एल. मित्र के स्थान पर बनाए गए थे। वहीं डी.पी. खेतान की बात करें तो ये भी इसके सदस्य थे, लेकिन इनकी असामयिक मृत्यु हो गई, और इनकी मृत्यु के बाद टी.टी. कृष्णामाचारी को इनका जो समिति थी इसका सदस्य बनाया गया। इस तरह से कुल ये 7 सदस्य प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रमुख सदस्यों में से थे। चलिए बात कर लेते हैं आप संविधान के स्रोतों की, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया लगभग 60 देशों के संविधानों का संविधान सभा के द्वारा अध्ययन किया गया, और उसके अध्ययन के बाद जो चीज़ें हमें हमारे हिसाब से अच्छी लगी उन चीज़ों को हमने ले लिया। तो विभिन्न देशों से कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो 9 देश हैं जहां से हमने चीज़ों को लिया है और क्या क्या वो लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, सुपर इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो जो लिया है हमने भारत शासन अधिनियम 1935 में जो भारत शासन अधिनियम था उसको हमने लगभग 70% कॉपी किया है, 70 बल्कि 75% तक उसको लिया है। जो ढांचा है हमारे संविधान का, जो हमारी सरकार का ढांचा है, वो इसी अधिनियम से लिया गया है। आज जो कुछ भी हमें जिस प्रकार की सरकार राज्यों के अंदर, केंद्र के अंदर और जो
मशीनरी है वो जो दिखाई देती है, जो ढांचा दिखाई देता है, जो फ्रेमवर्क है वो यहीं से लिया गया है। तो क्या क्या लिया है? संघीय तंत्र लिया है। संघीय तंत्र क्या होता है? जब एक सरकार केंद्र में रहे, एक सरकार राज्य में रहे, उसको कहा जाता है संघीय तंत्र। तो संघीय तंत्र लिया है। राज्यपाल का कार्यालय लिया है, जैसे कि राज्यपाल होता है राज्यों के अंदर, और वो राज्यों का प्रशासनिक मुखिया जो राज्यपाल होता है वो कहाँ से लिया है? वो भी इसी से लिया है। न्यायपालिका हमने इसी से ली है, जो हमारी वर्तमान में लोक सेवा आयोग लिया है। इस तरह से देखा जाए तो लगभग 70% जो हिस्सा है वो लिया है भारत शासन अधिनियम 1935 से। चलिए अब देखते हैं ब्रिटिश के संविधान से या ब्रिटेन से हमने क्या लिया। ब्रिटेन से हमने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ली, सुपर इंपॉर्टेंट चीज़, वो है संसदीय शासन प्रणाली। देखिए संसदीय शासन प्रणाली क्या होती है? संसदीय शासन प्रणाली के अंदर जो एक मंत्री परिषद होती है, और वो मंत्री परिषद जो होती है लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है, ठीक है। और संसदीय शासन प्रणाली के अंदर जो मंत्री परिषद होती है वो लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है। जिम्मेदार का अर्थ ये है कि जब तक लोकसभा में संबंधित पार्टी को बहुमत होगा तब तक ही वो शासन करेगी, अदरवाइज उसका शासन नहीं रहेगा। और यही संसदीय शासन प्रणाली होती है, और जो अपने कार्यों के लिए पूरी जो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। चलिए दूसरी चीज़ जो ली वो है ली हमने विधि का शासन। विधि का शासन का मतलब होता है कि भैया कानून का शासन होगा, कानून जो कहेगा वो यहाँ पर होगा। ऐसा नहीं कि कल से कोई कुछ भी कह दे और वो मान लिया जाएगा, वैसा नहीं चलेगा। जो कानून कहेगा उसी को हमें फॉलो करना होगा, उसी को हमने मानना होगा। और लोकसभा और विधानसभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व जो मैंने आपको पहले बता दिया, लोकसभा के प्रति और विधानसभा के प्रति, जो जैसे विधानसभा राज्यों के अंदर होती है तो राज्य का जो मंत्रिमंडल होता है वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, और लोकसभा के प्रति जो केंद्र का मंत्रिमंडल होता है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। तो ये हमने लिया है कहाँ से? ब्रिटेन से। मंत्रिमंडल प्रणाली, जैसे एक विभाग होता है और उसका मंत्री होता है, ये प्रणाली भी हमने ब्रिटेन से ली। परमाधिकार लेख यानी जो रिट होती है वो हमने ली है। विधायी प्रक्रिया यानी कि जो कानून निर्माण की प्रक्रिया के संसद के अंदर किस तरीके से कानून बनेगा, वो कानून निर्माण की प्रक्रिया भी हमने ब्रिटेन से ली है। एकल नागरिकता यानी कि हमारे यहाँ एक ही नागरिकता है, भारत की एकमात्र नागरिकता। यदि आप भारत के नागरिक हैं तो आपको मध्य प्रदेश की या उत्तर प्रदेश की या केरल की या तमिलनाडु की या कहीं और की दूसरी नागरिकता लेने की आवश्यकता नहीं है, जैसा कि अमेरिका के अंदर है। अमेरिका के अंदर क्या होता है, आपको एक तो अमेरिका की सिटीजनशिप लेनी पड़ती है और दूसरी संबंधित जिस राज्य में आप रह रहे हैं, जैसे आप कैलिफोर्निया में रह रहे हैं तो कैलिफोर्निया की आपको सिटीजनशिप लेनी पड़ेगी। यदि आप टेक्सास में रह रहे हैं तो टेक्सास की सिटीजनशिप लेनी पड़ेगी। तो दोहरी नागरिकता। हमारे यहाँ क्या है, एक ही नागरिकता है। आप भारत में के नागरिक हैं तो आप चाहे महाराष्ट्र में रहें, राजस्थान में रहें, पंजाब में रहें, मध्य प्रदेश में रहें, कहीं भी रहें, और उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। फिर हमने क्या लिया है, संसदीय विशेषाधिकार स्वतंत्रता ली है कि जो हमारे संसद होते हैं, जो एमपी होते हैं या एमएलए जो होते हैं राज्यों के अंदर, उनको कुछ विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। तो उन विशेषाधिकारों को कहाँ से लिया? ब्रिटेन से के संविधान से लिया है। संसद और विधानमंडल की प्रक्रिया यानी कि संसद में काम किस प्रकार से होगा, विधानमंडलों में काम किस प्रकार से होगा, राज्यों के अंदर जो विधानमंडल लेजिस्लेटिव असेंबली होती हैं उसके अंदर किस प्रकार से काम होगा, क्या प्रोसेस अपनाई जाएगी, वो सब लिया है हमने। नाम मात्र की कार्यपालिका यानी कि जो राष्ट्रपति होता है वो नाम मात्र की कार्यपालिका होता है, उसके पास एक्चुअल पावर्स नहीं होती। एक्चुअल पावर्स जो होती हैं वो मंत्री परिषद के पास होती है। ये हमने कहाँ से लिया है? ये भी ब्रिटेन से लिया है। और एक सुपर इंपॉर्टेंट चीज़ जो ली है, विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता का अर्थ होता है जो कानून होगा उसके सामने सब बराबर हैं, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो कोई भी हो। यदि किसी ने कुछ अपराध किया है तो कानून के सामने वो बराबर है। उसको इस तरीके से नहीं देखा जाएगा कि ये राष्ट्रपति है तो इसको, या ये प्रधानमंत्री है, या एक बड़ा नेता है, या ये पैसे वाला है तो उसको दूसरी तरीके से ट्रीट करेगा। कानून सभी को समान तरीके से ट्रीट करेगा और समान तरीके से अधिकार देगा। तो ये विधि के समक्ष समानता है और ये अनुच्छेद 14 में वर्णित है। वहीं अमेरिका की संविधान से बात करें तो अमेरिका के संविधान से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारे द्वारा ली गई हैं। अमेरिका के संविधान से जो हमने लिया है सबसे इंपॉर्टेंट तो लिया है मूल अधिकार। मूल अधिकार यानी कि जो नागरिकों को जो संविधान द्वारा कुछ मूल अधिकार, मौलिक अधिकार दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। तो ये फंडामेंटल राइट्स जो है ये हमने लिए हैं अमेरिका के संविधान से। वहीं न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो है, जुडिशरी की जो फ्रीडम ऑफ जुडिशरी है, वो भी हमने अमेरिका के संविधान से ली है। अमेरिका के संविधान में जो है न्यायपालिका ही सर्वोत्तम है, लेकिन हमारे यहाँ थोड़ी स्थिति अलग है। हमारे यहाँ
न्यायपालिका अपने क्षेत्र में सर्वोच्च है, जबकि जो व्यवस्थापिका है वो अपने क्षेत्र में सर्वोच्च है, और दोनों के बीच में शानदार समन्वय किया गया है। लेकिन जो अमेरिका है वहाँ पर न्यायपालिका ही सर्वोच्च है, वहाँ पर दूसरी और कोई सर्वोच्च विधि या सर्वोच्च सत्ता नहीं है। फिर लिया है हमने न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत। न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत ये कहता है कि यदि कोई कानून बना है तो जो न्यायालय है वो उसको देख सकता है, उसको रिव्यू कर सकता है, और यदि वो संविधान के अनुसार नहीं है तो न्यायालय उस चीज़ को मना कर सकता है, डिनाई कर सकता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। साथ में लिखित संविधान, क्योंकि जो पहला लिखित संविधान था विश्व का वो अमेरिका का ही संविधान था, तो लिखित संविधान का कॉन्सेप्ट जो लिया हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। उपराष्ट्रपति का पद, जिस प्रकार से उपराष्ट्रपति हमारे यहाँ जो अपर हाउस होता है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, उसी प्रकार की प्रक्रिया अमेरिका में भी है। अमेरिका का जो सीनेट है उसका जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति का पद हमने लिया है वो अमेरिका से लिया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, राष्ट्रपति को किस प्रकार से हटाया जाता है, ये प्रक्रिया भी हमने कहाँ से ली, अमेरिका के संविधान से। वहीं सर्वोच्च न्यायालय का संगठन, के सर्वोच्च न्यायालय में किस कौन, जैसे मुख्य न्यायाधीश होता है, फिर उसके नीचे न्यायाधीश होते हैं, और उसकी क्या शक्तियाँ होंगी, ये सब हमने कहाँ से लिया, अमेरिका के संविधान से। संविधान की सर्वोच्चता हमने ली है अमेरिका के संविधान से। और वित्तीय आपातकाल जो हमारे यहाँ एक बार भी नहीं लगा है, अनुच्छेद 360, ये भी हमने कहाँ से लिया है, अमेरिका के संविधान से। अब बात करते हैं आयरलैंड के संविधान की। तो आयरलैंड के संविधान से जो हमें सबसे इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट चीज़ दी है वो है राज्य के नीति निदेशक तत्व। और ये नीति निदेशक तत्व जिन्हें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ये राज्य को यानी कि सरकारों को निर्देशित करते हैं कि वो किस प्रकार से कानून बनाए, किस प्रकार से शासन करें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। साथ में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, यानी राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन वोट डालेगा, ये व्यवस्था जो हमने ली है वो ली है आयरलैंड के संविधान से। यानी कि जो निर्वाचक मंडल जो बनता है, जो चुनाव में कौन वोट डालता है, जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालते हैं निर्वाचित सदस्य सभी विधानमंडलों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, यानी कि जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं लोकसभा के, राज्यसभा के और विधानसभा के, ये इसमें चुनाव में वोट डालते हैं। तो ये हमने व्यवस्था लिया आयरलैंड से। साथ में राष्ट्रपति जो राज्यसभा के अंदर साहित्य, कला, विज्ञान के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त 12 व्यक्तियों की जो नियुक्ति करता है, उनकी मनोनयन करता है, ये भी आयरलैंड के संविधान से ही हमने लिया है। कनाडा के संविधान की बात करें तो कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था और संघात्मक विशेषताएं हमने यहाँ से ली हैं। केंद्र सशक्त, जैसे सेंट्रल जो होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को हमने काफ़ी सशक्त बनाया है, और जो राज्य होते हैं उनको थोड़ा सा उतना सशक्त नहीं बनाया है। तो इस प्रकार से एक संघीय व्यवस्था के राज्य में अलग सरकार, केंद्र में अलग सरकार, लेकिन राज्य केंद्र की ओर झुकी हुई सरकार व्यवस्था, शक्ति व्यवस्था हमने कनाडा के संविधान से ली है। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होता। अवशिष्ट शक्तियाँ क्या होती हैं? देखिए 3 प्रकार की हमारे यहाँ सूची बनी है। एक राज्य सूची, ऐसे सब्जेक्ट, ऐसे विषय जिस पर राज्य कानून बनाएगा। केंद्र सूची, ऐसे सब्जेक्ट जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी। और तीसरी है संवर्ती सूची, ऐसे सब्जेक्ट जिस पर केंद्र राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर कुछ शक्तियाँ शेष रह जाती है जिनका इन तीनों सूचियों में उल्लेख नहीं है, तो वो सारी की सारी शक्तियाँ केंद्र यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती हैं, और ये कहलाती है अवशिष्ट शक्तियाँ। और इन अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र के पास रखने की व्यवस्था कनाडा के संविधान से ली गई है। साथ में केंद्र के द्वारा जो राज्यों के अंदर राज्यपाल की नियुक्ति होती है वो भी हमने कनाडा के संविधान से ली है। और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्देशन या उच्च न्यायालय जो राष्ट्रपति को परामर्श देता है, वो जो चीज़ ली है वो भी कनाडा के संविधान से ली है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से संवर्ती सूची, जिस पर राज्य सरकार, केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकती है। व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता हमने वहाँ से ली है। देखिए प्रस्तावना की निहित भाषा, ध्यान दीजिएगा, प्रस्तावना के अंदर जो भाषा है, जो लैंग्वेज है और भावना है, वो जब हमने वहाँ से ली है। जबकि प्रस्तावना यूएसए के संविधान से ली गई है, अमेरिका के संविधान से प्रस्तावना ली गई है, और प्रस्तावना की भाषा जो ली गई है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन, ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो होती है वो व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। वहीं जर्मनी के वाइमर संविधान की बात करें तो आपातकालीन जो व्यवस्था है, आपातकालीन में जो राष्ट्रपति को स्पेशल पावर्स प्राप्त हो जाती हैं और जिस प्रकार से कुछ मूल अधिकार निलंबित कर दिए जाते हैं, तो वो सारी शक्तियाँ जो हमने ली है वो जर्मनी के संविधान से ली है। जो पूर्व सोवियत संघ है, जो वर्तमान का रूस है, उससे हमने मूल अधिकार हमारे लिए गए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट, माफ़ कीजिएगा, मूल कर्तव्य लिए गए हैं, और ये सुपर इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 51 का में।
वहीं जापान के संविधान की बात करें तो जापान के संविधान से ली है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी कि कानून जो होगा वही जो जिस तरीके से कानून कहता उसी तरीके से किसी भी काम को किया जा सकता है। तो ये जो प्रक्रिया ली है हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये ली है जापान के संविधान से। और ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो शब्द आया है वो अनुच्छेद 20 में आया है, जिसमें कहा गया है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना किसी भी व्यक्ति के जीवन को समाप्त नहीं किया जा सकता। यानी ये जो विधि मतलब जो कानून ने तय की है प्रक्रिया, उसी तरीके से किसी को फांसी दी जा सकती है, तो वो इसमें बात कही गई है। वहीं बात करते हैं फ्रांस के संविधान से। फ्रांस के संविधान से हमने लिया गणतंत्रात्मक या गणतंत्र। गणतंत्र क्या होता है? जब किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्रपति जब इलेक्टेड होता है, यानी कि उसका चुनाव होता है, तो वो देश कहलाता है गणतंत्र। लोकतंत्र क्या होता है? लोकतंत्र चीज़ अलग होती है। लोकतंत्र में जो सरकार होती है उसको जनता चुनती है, लेकिन कई बार ये होता है कि सरकार तो जनता चुनती है, लेकिन जो राष्ट्राध्यक्ष होता है या जो राष्ट्रपति होता है वो वंशानुगत होता है, जैसे ब्रिटेन के अंदर है। तो ब्रिटेन एक गणतंत्र नहीं है, तो भारत को गणतंत्र बनाया गया है और ये फ्रांस के संविधान से लिया गया है। फिर प्रस्तावना के अंदर स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का आदर्श एक हमने निश्चित किया कि भाई हमारे देश में हमारी स्वतंत्रता होगी, कुछ समानता होगी और लोगों के अंदर बंधुता होगी। तो ये जो आदर्श है ये हमने कहाँ से लिया है? ये भी फ्रांस के संविधान से लिया गया है। वहीं दक्षिण अफ्रीका के संविधान की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को लिया है और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन इसके तहत से लिया है कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन आखिर कैसे होगा। तो ये सारी चीज़ें ली हैं हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। तो ये जो हमारी चीज़ें थी, आज की बात हमारी यहीं समाप्त होती है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इस आपके कमेंट करने से क्या होता है, हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें और इच्छा होती है आपके लिए वीडियो बनाएं। यदि आपके पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं, उसके अलावा यदि आप इसमें कुछ सुधार चाहते हैं तो वो आपके सुझाव भी आप हमें दे सकते हैं और हमें बता सकते हैं। आप यहाँ और जो हमारे द्वारा वीडियो दिए गए हैं आप इन वीडियोस को देखें। तब तक हम बनाते हैं आपके लिए इसी तरह के और उपयोगी वीडियोस। आप देख रहे थे D&K अकेडमी। मैं हूँ भगवत दांगी और ये D&K अकेडमी जो है हमारा नंबर 1 GK चैनल है। आज की बात हम यहीं समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।